हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। ताजा खबर, आज की ताजा खबर की शुरुआत तो हमें यूएस मार्केट्स के साथ ही करनी होगी, बिकॉज यूएस मार्केट्स आर इन अ सीरियस बेयर फेज। S&P 500, ये जो एक ब्रॉडर मार्केट वाला इंडेक्स है उनका, वो इंडेक्स भी बेयर फेज में आ गया है। यानी जो जैन 2022 इस मंथ के जो ऑल टाइम हाई लेवल थे S&P 500 के, वहां से ये इंडेक्स मोर देन 20% डाउन है। सो इन अ वे, जैसे नास्डैक पहले ही बेयर फेज में जा चुका था, अब S&P 500, ये जो ब्रॉडर इंडेक्स है जो बहुत बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, वो particular index is also down by more than 20%. So now it is confirmed that USA is in a bear phase. So कल अगर हम मार्केट्स देखते हैं, यूएस के मार्केट्स from 2.79% to 4.38% तक, 4.68% तक ये मार्केट्स अगर नीचे है, it means it was a serious correction in a day. And that's what the other factors are also suggesting. अगर यूएस की 10 ईयर जिससे यील्ड के बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे, so that particular yield has touched levels of 3.37%. कितना, जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, सो ये यील्ड है 3.37% की। इट मींस यहाँ पे भी आई थिंक जो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है ऑफ इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स डेट मार्केट, वो भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज एक्सपेक्टेड नाउ। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे तो 105.15 इतने ऊपर ये इंडेक्स भी वापस जा चुका है। सो अप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर it has again started happening. It means flight of capital across the world is towards dollar. मतलब यहाँ पे जो मार्केट सबसे ज्यादा डाउन है, अभी भी अगर कंजर्वेटिव एसेट क्लास को कहीं भी किसी पे भरोसा है तो वो यूएस इकोनॉमी पे ही है। भले ही वो इकोनॉमी यहाँ पे रिसेशन में शायद जा सकती है, बट स्टिल सो उसका इन अ वे उसका जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड विल बी फेल्ट मच हायर, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स, कंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मानना है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करंटली। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करते हैं, सो $122 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज एन इकोनॉमी की जिसकी तरफ बहुत सारी आशाएं लगी हुई है। सो भले ही हमने शुरुआत नेगेटिविटी के साथ शुरू की है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म आल्सो रिगार्डिंग इंडिया। कल अगर हम सीपीआई के इन्फ्लेशन के नंबर्स देखते हैं, सो दैट नंबर हैज एक्चुअली कूल डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 7.8 7.9% से ये 7.04% तक नीचे आए हैं, थैंक्स टू दी पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस कट जो लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे लेके आने में हुआ है। सो आई थिंक अगर आप डीजल को नीचे करते हो तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इवन जो रॉ मटेरियल या फिर जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके भी प्राइसेस कंट्रोल में आ सकते हैं, स्पेसिफिकली दोज प्रोडक्ट्स जो हमारी बेसिक नीड्स के साथ लिंक्ड है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स अ गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन इंडियन मार्केट्स। 7.60% का इंडिया का 10 ईयर जिससे यील्ड यहाँ पे करंटली ट्रेड हो रहा है। अब यूएस स्टॉक्स के बारे में जैसे हमने देखा, तो यूएस बॉन्ड्स ने 3.37% का जो वहां तक वो ऊपर गए 10 ईयर जिससे यील्ड, सो आई थिंक दे आर सजेस्टिंग अराउंड 75 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक। अब अगर रिसेशन में इकोनॉमी जा रही है तो उसके पहले बहुत ही एग्रेसिवली फेडरल रिजर्व को रेट हाइक्स भी करने होंगे, बिकॉज जब इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना है, जब इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, कंफर्टेबल लेवल पे आ जाएगा यूएस में, एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास सिर्फ एक ही एम्युनिशन होता है, एंड दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स करने के पहले इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। सो जब तक वो चीजें नहीं होंगी तब तक एक्चुअली मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये जो साल रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल रहने वाला है।
द रेट हाइक्स एंड रेट कट्स, आई थिंक ये एक बहुत ही शार्प एक्शन शायद ऑल ओवर वर्ल्ड हम देखने वाले हैं आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी यूके इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल महीने में यूके की जो इकोनॉमी है वो 0.3% से डिक्रीज हुई है। सो इन अ वे मतलब इकोनॉमी की साइज जो है वो कम हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है इकोनॉमी। सो आई थिंक थैंक्स टू द यूक्रेन रशिया वॉर, जिस तरीके का पेसिमिज्म यूरोपियन कंट्रीज में, और अब यूके अलग पार्ट है तो वहां पे भी क्रिएट हुआ है, एंड दैट हैज impacted the overall business environment or economic environment, and that's what we can see over here. So US markets, UK markets, these were the news regarding world economy. नाउ इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एसबीआई की एक रिपोर्ट आई और उसमें एसबीआई का कहना है कि आरबीआई जो है वो अहेड ऑफ द कर्व है इन कंटेनिंग इन्फ्लेशन कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। सो डेवलप्ड वर्ल्ड में हमने देखा है दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बट आई थिंक आरबीआई ने 2 महीनों में फटाफट ऑलमोस्ट 0.90% से रेट हाइक्स कर दिए हैं। सो जो मेजर्स लेने हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, आई थिंक वहां पे एग्रेसिवनेस आरबीआई ने दिखा दिया है, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट कि हमारे पास आरबीआई में जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, बिकॉज उन्होंने ये रेट हाइक के साइकिल्स जो है, हाई इन्फ्लेशन की साइकिल्स बहुत ज्यादा देखी है अपने एक्टिव एंगेजमेंट में। सो वहां पे कंपेयर्ड टू यूएस 41 इयर्स में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन पहली बार देखा जा रहा है, और थियरी में तो पता है कि कैसे क्या करना है, बट एक्चुअली जब इंप्लीमेंट करनी है चीजें वहां पे कैसा प्रेशर होता है, गवर्नमेंट का प्रेशर कैसा होता है, बिजनेसेस का प्रेशर कैसा होता है, कैसे उसको हैंडल करना है, एक्शंस कैसे लेने हैं, उसकी वजह से एक शॉक वेव तो क्रिएट नहीं होगी ना, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बहुत ही खराब तरीके से किल ना हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स है। सो आई थिंक जनरेशन चेंज हो चुके हैं वहां पे। 41 इयर्स इज अ बिग टाइम होराइजन जिसमें जनरेशन चेंज हो जाते हैं, एंड हाउ दे विल बिहेव once you start taking some difficult actions, nobody knows, and that is the major reluctance. So thanks to India, the Indian economy, I think we have seen high inflation so many times and we know how to handle. So that is the difference between a need based economy and a want based economy. हो सकता है आने वाले 30-40 सालों के बाद इंडिया की पोजीशन वो हो जाए कि शायद हमें बहुत लंबे समय के लिए ज्यादा इन्फ्लेशन ना दिखे हो। अभी आई एम नॉट सेइंग, पर हो सकता है 5-10 साल बाद वो सिचुएशन आ जाए इंडिया में भी। So at that point of time, we will go through such kind of cycles. But currently, I think we are in a better position to handle this situation. अब इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बारे में बात यहाँ पे करेंगे तो इंडिया के मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट जो है वो Q1 FY23 में दे आर एस्टिमेटेड टू टच एट $117.2 बिलियन। कितने? $117.2 बिलियन। लास्ट ईयर पूरे साल के अगर एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, तो दैट नंबर वाज अराउंड $418 बिलियन। सो अगर ऐसा ही रन रेट यहाँ पे चलता रहा तो I will not be surprised we will cross the desired level of $450 billion of merchandise exports in the financial year 23. Let's see inflation क्या क्रिया है वो क्रिएट करता है, या फिर वो ये वॉर की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, क्रूड के प्राइसेस कैसे होते हैं, तो ये सारी 4 फैक्टर्स हमें देखने होंगे। इवन कमोडिटी के प्राइसेस को पे भी हमें ध्यान देना होगा, बिकॉज जो भी प्राइसेस बढ़े हैं वो भी तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सो दैट मे नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, but let's see क्या क्या होता है। but I think we are on right track to achieve the new target of $450 billion plus का जो टारगेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया हुआ है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मूडीज का एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ काफी खराब है, और उसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर पे थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर राइट मार्केट आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विथ एग्जैक्ट टाइम पे वो पेमेंट, रियल टाइम पे अगर पेमेंट्स प्रॉपर्ली आएंगे नहीं, so then it will be a trouble for the renewable sector also, because big investments are needed in renewable sector, और वहां पे अगर रिटर्न्स टाइम पे नहीं आएंगे तो डेफिनेटली कुछ चीजें पोस्टपोन भी हो सकती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो लुकिंग इनटू दिस मैटर क्वाइट सीरियसली, बिकॉज दिस इज अ नीड कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना ही होगा। अब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो LIC में कल प्रेशर था, 4.5% से स्टॉक नीचे था। रीजन बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन फेज एंड हो चुका है और वहां पे शायद
कुछ सेलिंग हमने देखी है और आने वाले समय में भी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई एलआईसी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। अगर पूरे एशिया में हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एलआईसी का जो आईपीओ अमंग टॉप एशिया टॉप वेल्थ डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जा रहा है। $17 बिलियन का अब तक वैल्यू इरोजन हुआ है एलआईसी में। सो आई थिंक डिफिकल्ट टाइम्स आर अहेड फ्रॉम द ब्रॉडर मार्केट में बोल रहा हूँ। वहां पे अगर ऐसी चीजें होती है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट आई स्टिल फील though it has never occurred in our buying list or our portfolios, but still we are watching this company quite closely because the potential is very high. We'll have to wait for that. We'll keep you updated if you are model portfolio subscribers ki if at all we feel comfortable with the entry into this particular company, because insurance as a sector has a lot of potential. अंडर पेनिट्रेशन है तो वहां पे पेनिट्रेशन बढ़ होना, प्लस डोमिनेंट प्लेयर है एलआईसी। वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट कि भाई नहीं नहीं प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे तो ये तो खत्म ही, मतलब ऐसा नहीं होगा या लूज ही करते जाएंगे। मुझे लगता है प्रॉफिट मेकिंग मशीन अभी उन्होंने शुरू की है एंड दे हैव गुड पोटेंशियल टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स in coming quarters and years. So let's see. We are still waiting or hopeful for this particular company. एम्बेसी REIT के बारे में बात करेंगे। 5,800 करोड़ रुपीस का मतलब इनकम उन्होंने अभी तक अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 10 टाइम्स अपने यूनिट होल्डर्स उन्होंने जब से लिस्टिंग हुई है 3 साल से बढ़ाए हैं। तो टोटल इन्वेस्टर्स यूनिट होल्डर्स आर 40,000 प्लस नाउ इन एम्बेसी। 5,800 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है इन द फॉर्म ऑफ इनकम। जो ये रेंटल्स वगैरह आते हैं वहां से ये पैसा वापस करते हैं। Overall annualized return of almost 14 to 15% इस particular कंपनी ने दिया है। So real estate investment trust as an investment option की अगर हम बात करेंगे so there are huge merits. Already we have done some videos also. गौरव जैन ने वीडियोस बनाए हैं अपने यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, so जरूर देखिएगा। आई थिंक बहुत ही डिटेल तरीके से उनको कवर करने की कोशिश यहाँ पे हमारी तरफ से हुई है। अब एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है इन Q4 FY22। और क्यों हुई है? बिकॉज लोअर स्लिपेजेस, तो प्रोविजनिंग जो है वो कम करनी पड़ी है। यहाँ पे जो स्टेज 3 लेवल के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मतलब 90 डेज से ज्यादा जहां पे पैसे नहीं आए हैं, सो दोज एसेट्स की जो परसेंटेज टर्म में नंबर अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2.7 to 3% तक वो नंबर नीचे आया है। दैट्स अ बिग पॉजिटिव। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में दिस पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन डाउन बाय 0.30%। सो आई थिंक ओवरऑल the book quality is improving, asset quality is improving, gross NPAs, net NPAs are going down, the provisioning numbers are also coming down, slippages numbers are also going down. So I think overall things are improving for NBFCs and housing finance companies, though some challenges are ahead because of the rising interest rate scenario. This is one sector I think we should have a close watch, because markets have already started punishing these stocks. बट अगर जैसे कोविड में भी बहुत सारे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुए थे, बट आई थिंक द वे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस हो, एनबीएफसीज हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, दे हैव thrived like anything, and that's why I still believe in these sectors. You may get good opportunities to buy these companies at reasonable valuations. बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस ने 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.20% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए एफडीज पे। आई थिंक इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो इवन AAA रेटेड कंपनीज को भी अपने इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे बढ़ाने होंगे टू अट्रैक्ट न्यू डिपॉजिट्स। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे, डिपॉजिट का रेट हाइक कम होगा बट लोन्स का रेट हाइक ज्यादा होगा, एंड दैट्स हाउ दे विल बिल्ड ऑन देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो मतलब इसमें भी अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है, ये प्राइवेट बैंकिंग को हो या फिर एनबीएफसीज को, वो अच्छी तरीके से उनको पता है। अब नितिन कामत जी का एक स्टेटमेंट था कल, इंडियन स्टॉक मार्केट हैज अ सिल्वर लाइनिंग अमिड ग्लोबल मेल्टडाउन। क्या है वो सिल्वर लाइनिंग? वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि इंडिया में लेवरेज पोजीशंस काफी कम है, यानी लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट करने की जो आदत है लोगों की बहुत कम है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे मार्केट में जो फॉल हो रहा है, यूएस मार्केट्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो मार्जिन कॉल्स जब हिट हो जाते हैं तो वहां पे आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो नया मार्जिन प्रोवाइड करो या तो आपकी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करो, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई वहां पे और ज्यादा
बढ़ जाता है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और ज्यादा मार्केट्स गिरते हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस मार्केट्स। तो कंपेयर टू दैट इंडियन मार्केट्स में लिवरेज पोजीशंस काफी कम है, सो दैट्स अ बिग सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडियन मार्केट्स, ऐसा उनका कहना है। एयरटेल के बारे में बात करेंगे, एयरटेल एक्सट्रीम, ये जो प्लेटफॉर्म है, पेड प्लेटफॉर्म, अगर हम देखते हैं सो उसके जो पेड सब्सक्राइबर्स है वो 2 मिलियन प्लस हो चुके हैं। सो आई थिंक एक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस एक्सट्रीम एयरटेल एक्सट्रीम देता है, प्लस न्यू चैनल्स, लाइव शोज एंड ऑल दोस थिंग्स वो भी आपको मिलते हैं। दो जो पॉपुलर ओटीटीज है प्राइम एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स आर नॉट देयर, और डिज्नी हॉटस्टार, सो they are trying to improve that, so देखते हैं, but I think it is an interesting thing आने वाले समय में। everybody knows that rather than competition it will be a collaboration opportunity, ऐसा मुझे लगता है। so कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।